तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत हजारों साल पहले से होती है, जब अंतरिक्ष से एक विशाल मीटियोराइट तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ता हुआ आता है और जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरता है। इसी तबाही के बीच उस मीटियोराइट के अंदर छिपा हुआ एक अजीब और रहस्यमय जीव बाहर निकलता है। जैसे जैसे समय बीतता है, वो जीव धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पर खुद को ढालने लगता है। आसपास की तेज आग और गर्मी उसके शरीर को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे और भी मजबूत और विकसित बना देती है। धीरे धीरे उसके शरीर से लंबे लंबे टेंटिकल्स निकलने लगते हैं, जो उसे और भी खतरनाक बना देते हैं। अब वो सिर्फ जिंदा ही नहीं रहता, बल्कि सक्रिय होकर अपने आसपास की चीजों को निगलना शुरू कर देता है और सबसे पहले वो आसपास की चट्टानों को अपना शिकार बनाता है। समय के साथ ये रहस्यमयी जीव और भी शक्तिशाली होता जाता है, लेकिन फिर कहानी एक लंबी छलांग लगाते हुए सीधे साल 1976 में पहुंचती है। साल 1976 में एक पत्रकार, जो एडवेंचर का शौकीन होता है, घने जंगलों में घूमते हुए जंगली जानवरों की तस्वीरें ले रहा होता है। लेकिन तभी उसकी नजर अचानक एक पुरानी और रहस्यमयी गुफा के दरवाजे पर पड़ती है। जिज्ञासा उसके अंदर हावी हो जाती है और बिना ज्यादा सोचे समझे वो उस गुफा के अंदर कदम रख देता है, ये जाने बिना कि वो किस खतरे की ओर बढ़ रहा है। गुफा के अंदर पहुंचकर उसे दीवारों पर प्राचीन चित्र दिखाई देते हैं। साथ ही उसे छत और दीवारों पर चिपचिपा पदार्थ भी नजर आता है। उसे कुछ अजीब निशान भी दिखते हैं, जैसे कोई चीज रेंगते हुए वहां से गुजरी हो। वहां कई अंधेरे रास्ते और सुरंगें होती हैं, लेकिन वो उस दिन अंदर ज्यादा नहीं जाता और वापस घर लौट आता है। फिर अगले दिन वो अपने डायरी में बनाए गए नक्शे के अनुसार फिर से गुफा में जाता है। इस बार वो सुरंग के अंदर आगे बढ़ता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो डरने लगता है, क्योंकि उसे जगह जगह पर इंसानों की हड्डियां बिखरी हुई मिलती हैं। लेकिन तभी अचानक उसे आसपास कहीं से हल्की हल्की रेंगने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो तुरंत अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाता है और जैसे ही रोशनी वहां पड़ती है, सामने वही भयानक और रहस्यमयी जीव नजर आता है। उस पल के बाद क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। अब ये घटना वहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक अनसुलझा रहस्य बनकर समय के साथ दब जाती है। फिर करीब 50 साल बाद कहानी वर्तमान समय में पहुंचती है, जहां हमें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो बताती है कि वो आदमी उसका दादा था, जो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया था। इस घटना ने उसके पूरे परिवार को तोड़ दिया और उसकी माँ एलिस गहरे सदमे में चली गई थी। अब वो लड़की, जिसका नाम ओलिविया है, बड़ी हो चुकी है, लेकिन उसके मन में अब भी वही सवाल घूम रहे होते हैं। आखिर उसके दादा और माँ के साथ सच में क्या हुआ था? सच्चाई जानने की चाह उसे चैन से बैठने नहीं देती। तभी उसे अपनी माँ की पुरानी डायरी मिलती है। जब वो उसे पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि उसकी माँ ने भी उसके पिता के गायब होने की सच्चाई जानने की कोशिश की थी और उसी रहस्यमयी गुफा तक पहुंची थी। ये पढ़कर ओलिविया और भी ज्यादा बेचैन हो जाती है, क्योंकि अब ये साफ हो जाता है कि उसकी माँ भी उसी रास्ते पर चली थी और फिर कभी वापस नहीं आई। इसी उलझन और डर के बीच ओलिविया अपनी दोस्त एनाबेल से इस बारे में बात करती है। तब एनाबेल उसे सलाह देती है कि वो इस रहस्य को सुलझाने के लिए अपने कुछ दोस्तों की मदद ले। पहले ओलिविया थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन बाद में वो अपने दोस्तों को बुलाने का फैसला करती है। इसके बाद ओलिविया अपने करीबी दोस्तों ईथन, निक, नेली और रूबेन को इस मिशन के लिए साथ लेती है। ये सभी पहले से ही उस इलाके और गुफा से जुड़ी रहस्यमयी घटनाओं के बारे में रिसर्च कर चुके होते हैं। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि एक प्रोफेसर उनकी मदद कर सकता है, जिसने ओलिविया के दादा के रहस्यमयी गायब होने पर एक आर्टिकल लिखा था। यही सोचकर पूरा ग्रुप उस इलाके की तरफ निकल पड़ता है जहां वो प्रोफेसर रहता था। लंबे सफर के दौरान एक सुनसान रास्ते पर उन्हें एक लड़की अकेली खड़ी दिखाई देती है। हालात को देखकर वे अपनी गाड़ी रोकते हैं और उसे लिफ्ट देने का फैसला करते हैं। उस लड़की का नाम एशली होता है। एशली इंटरनेट पर फेमस है और अलग अलग जगहों पर घूमकर मजेदार वीडियो बनाती है। वो बताती है कि वो एक ऐसे किले की तलाश में है जिसे लोग भूतिया मानते हैं। लेकिन जब उसे ओलिविया और उसके दोस्तों के मिशन के बारे में पता चलता है, तो वो भी उनके साथ जाने का फैसला कर लेती है। गाड़ी में बैठकर ओलिविया उसे बताती है कि ये सफर सिर्फ एडवेंचर नहीं है, बल्कि वो अपने माता पिता के गायब होने की सच्चाई जानना चाहती है। ये बात सुनकर एशली और भी ज्यादा दिलचस्पी लेने लगती है। इसके बाद सभी लोग अपने पहले स्टॉप पर पहुंचते हैं। वे गाड़ी से उतरते हैं, अपना सामान और खाने पीने की चीजें लेते हैं और एक केबिन की तरफ बढ़ते हैं। ये केबिन एक कैंप साइट पर बना होता है, जो एडवेंचर करने वाले लोगों के लिए है और एक छोटे से गांव के पास स्थित है। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, एशली अपने सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ ओलिविया चुपचाप बैठकर सोचने लगती है कि वो असल में यहाँ क्यों आई है। तब उन्हें पता चलता है कि पास में ही एक लोकल बार है, जहां वे आराम कर सकते हैं और शायद प्रोफेसर के बारे में कुछ जरूरी जानकारी भी जुटा सकते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद सभी इस बात पर सहमत हो जाते हैं और उस बार की ओर जाने का फैसला करते हैं। जब वे बार में पहुंचते हैं तो अंदर बैठे गांव के लोग उन्हें ध्यान से देखने लगते हैं, जैसे वे बाहरी लोगों पर शक कर रहे हों। तभी बार की मालकिन मिसेस मैरी उनके पास आती है और उन्हें सर्व करती है। वो हल्की मुस्कान के साथ, लेकिन जिज्ञासा भरे अंदाज में उनसे पूछती है कि वे लोग यहाँ किस काम से आए हैं। इस पर ईथन बिना घुमाए फिराए सीधे मुद्दे पर आता है। वो उससे प्रोफेसर हैरिसन के बारे में पूछता है और यह भी बताता है कि वे लोग एक खास गुफा तक पहुंचने के लिए जानकारी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद उस जगह से जुड़े एक पुराने रहस्य की सच्चाई जानना है।
मैरी ये सुनते ही गंभीर हो जाती है और कहती है कि प्रोफेसर उन्हें ऐसे बेवकूफी भरे काम में कभी मदद नहीं करेगा। लेकिन ईथन बार बार उससे जानकारी लेने की कोशिश करता है। तभी पास में बैठा एक आदमी बीच में बोल पड़ता है और सख्त लहजे में कहता है कि वे लोग मैरी को परेशान करना बंद करें। मैरी फिर भी शांत रहते हुए कहती है कि उसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो उन्हें चेतावनी देती है कि वे उस गुफाओं से दूर रहें और अपनी हड्डियों को वहीं रहने दें जहां वे हैं। लेकिन जब वे उसकी बात को नजरअंदाज करने लगते हैं तो मैरी उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि सदियों से लोग कहते आए हैं कि उस गुफा में एक खतरनाक राक्षस रहता है जिसे बोन गार्डियन कहा जाता है, और जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन उसकी ये बात सुनकर ग्रुप के कुछ लोग हंस पड़ते हैं। ये देखकर वहां बैठा एक आदमी भड़क जाता है और गुस्से में उन्हें तुरंत वहां से चले जाने को कह देता है। अब माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। तब एनाबेल बीच में बोलती है और सबको असली वजह बताती है कि वे यहाँ क्यों आए हैं। वो ओलिविया के दादा और माँ के गायब होने की पूरी कहानी सामने रख देती है। जैसे ही वो आदमी ये सब सुनता है, उसका रवैया धीरे धीरे बदलने लगता है और आखिर में वो उन्हें प्रोफेसर का पता बता देता है। अब उनके पास अगला सुराग होता है, इसलिए वे बिना समय गवाए वहां से निकल पड़ते हैं और कुछ ही देर बाद सभी लोग प्रोफेसर हैरिसन के घर पहुंच जाते हैं। वे दरवाजा खटखटाते हैं और उसे आवाज देते हैं। थोड़ी देर बाद हैरिसन दरवाजा खोलता है, लेकिन उसके हाथ में एक हथियार होता है। वो सख्ती से कहता है कि वो किसी की मदद नहीं करेगा और उन्हें वहां से जाने को कहता है। इतना कहकर वो वापस अंदर जाने के लिए मुड़ जाता है, लेकिन तभी आखिरी उम्मीद के तौर पर ओलिविया उसे अपना सरनेम बताती है। ये सुनते ही हैरिसन को उसके दादा की याद आ जाती है और उन्हें अंदर आने की इजाजत दे देता है। फिर सभी लोग टेबल पर बैठ जाते हैं और माहौल अचानक गंभीर हो जाता है। तभी प्रोफेसर हैरिसन गहरी आवाज में उनसे कहता है कि चाहे वे किसी भी वजह से यहाँ आए हों, उन्हें उन गुफाओं में जाने का विचार तुरंत छोड़ देना चाहिए। वो साफ साफ बताता है कि अब तक जो भी वहां गया है वो कभी वापस नहीं आया। उसकी बात सुनकर भी ग्रुप के कुछ लोग पीछे हटने को तैयार नहीं होते। वे प्रोफेसर के पुराने आर्टिकल्स का जिक्र करते हैं जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते थे। वे कहते हैं कि अगर वे गुफाओं में जाएंगे तो या तो असली सच्चाई सामने आएगी या फिर ये साबित हो जाएगा कि ये सब सिर्फ डराने वाली कहानियां हैं। लेकिन असली समस्या ये होती है कि उस इलाके में कई गुफाएं हैं और उन्हें ये नहीं पता कि सही गुफा कौन सी है। वे बताते हैं कि उन्होंने पहले ही काफी रिसर्च कर ली है, लेकिन सही रास्ते की जानकारी सिर्फ प्रोफेसर के पास ही हो सकती है। ये सुनकर हैरिसन और भी बेचैन हो जाता है। उसे डर लगता है कि अगर उसने कुछ बताया तो वो अनजाने में इन सब की मौत का जिम्मेदार बन जाएगा। इसी बीच ओलिविया को अचानक एहसास होता है कि हैरिसन उसकी माँ को भी जानता था। वो उससे सीधे पूछती है और हैरिसन दुख भरी आवाज में बताता है कि उसकी माँ भी यहाँ आई थी और बिल्कुल इसी तरह जिद कर रही थी जैसे अब ये लोग कर रहे हैं। ये सुनकर माहौल और भारी हो जाता है, लेकिन फिर भी रूबेन आगे बढ़कर प्रोफेसर पर दबाव डालता है। वो कहता है कि वे सब मिलकर खुद को संभाल सकते हैं। हैरिसन अब भी चुप रहता है, लेकिन तभी ओलिविया अपनी माँ की डायरी उसके सामने रखती है। डायरी को ध्यान से देखने के बाद हैरिसन समझ जाता है कि अब ये लोग किसी भी हालत में रुकने वाले नहीं हैं। उनकी जिद और सच्चाई जानने की चाह उसके सामने साफ नजर आ रही होती है। लेकिन उन्हें कुछ बताने से पहले वो एक पुरानी वीडियो टेप निकालता है और कहता है कि पहले वे ये देखें। वो टेप चलाता है जिसमें ओलिविया के दादा अपनी यात्रा रिकॉर्ड करते हुए नजर आते हैं और धीरे धीरे गुफा के अंदर जाते दिखते हैं। वीडियो के अंदर का दृश्य जितना आगे बढ़ता है उतना ही डरावना होता जाता है। तब अचानक रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ ऐसा होता है जिससे ओलिविया के दादा घबरा जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक खतरनाक चीज उन पर हमला कर देती है और वीडियो वहीं अचानक खत्म हो जाता है। वीडियो का इस तरह खत्म होना सभी को हिला देता है, लेकिन ईथन को इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। उसे शक होता है कि शायद ये पूरी सच्चाई नहीं है। तब प्रोफेसर हैरिसन वीडियो को थोड़ा पीछे करता है और ठीक उसी पल पर रोक देता है जहां हमें एक डरावना जीव साफ नजर आता है। उस एक झलक को देखकर सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। अब उन्हें यकीन होने लगता है कि उन गुफाओं में सच में कोई खतरनाक जीव मौजूद है। लेकिन ईथन अब भी मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि ये सिर्फ पुरानी कैमरा रिकॉर्डिंग की खराबी भी हो सकती है। उसकी बात खत्म होते ही फिर से कमरे में खामोशी फैल जाती है और उसी खामोशी के बीच प्रोफेसर हैरिसन धीरे धीरे अपनी बात शुरू करता है। वो बताता है कि उसने सालों तक उस इलाके और उन गुफाओं पर रिसर्च की है और उसके मुताबिक ये जीव शायद इस धरती का नहीं है। वो सबको समझाते हुए कहता है कि कई वैज्ञानिक मानते हैं जब उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरते हैं तो उनके साथ दूसरे ग्रहों से जीवन के बेहद छोटे छोटे रूप भी आ सकते हैं। अगर उन्हें यहाँ सही माहौल मिल जाए तो वे धीरे धीरे विकसित होकर कुछ बेहद खतरनाक बन सकते हैं। उसकी बात यहीं खत्म नहीं होती। वो आगे बताता है कि उन गुफाओं के पास ही एक बहुत पुराना गड्ढा मौजूद है जो हजारों साल पहले गिरे एक उल्कापिंड के टकराव से बना था। अब वो इन सभी बातों को जोड़कर समझाता है कि ये कोई संयोग नहीं हो सकता। पूरी संभावना है कि वही उल्कापिंड इस अजीब जीव की असली शुरुआत रहा हो और वो जीव किसी तरह आज तक जिंदा रहा हो, गुफाओं के अंधेरे में छिपकर धीरे धीरे और भी खतरनाक बनता हुआ हो। लेकिन उसकी यह बात सुनकर हर कोई इसे गंभीरता से नहीं लेता,
खासकर निक और ईथन, जो उसकी बातों को हल्के में लेते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो एलियंस पर विश्वास करता है। ये सुनकर हैरिसन अचानक गुस्से में आ जाता है। वो जोर से चिल्लाता है और फिर अपनी टांग पर एक पुराना गहरा निशान दिखाता है। वो कहता है कि ये निशान उसे बचपन में मिला था, जब उसकी जान जाते जाते बची थी। वो बताता है कि जब वो छोटा था तब वो गुफा के पास जंगल में खेल रहा था, तभी उसे कहीं से रेंगने की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक नुकीला टेंटेकल उसके पैर पर हमला कर देता है। लेकिन उस समय उसने किसी तरह पास पड़ी लकड़ी उठाकर खुद को छुड़ाया और बिना पीछे देखे वहां से भाग गया था। इतना सब सुनाने के बाद कमरे में गहरी खामोशी छा जाती है। अब तक जो बातें एक कहानी जैसी लग रही थीं, वे धीरे धीरे डरावनी सच्चाई में बदलने लगती हैं। इसी खामोशी के बीच प्रोफेसर हैरिसन समझ जाता है कि ये लोग अब भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनकी आंखों में उसे वही जिद नजर आती है जो उसने सालों पहले ओलिविया की मां में देखी थी। इसलिए प्रोफेसर उनकी जिद के आगे हार मान लेता है और उन्हें उस गुफा तक पहुंचने का सही रास्ता बता देता है, ये जानते हुए कि अब ये सफर उन्हें एक ऐसे सच के सामने ले जाएगा जिससे वापस आना शायद आसान नहीं होगा। फिर अगली सुबह पूरा ग्रुप जंगल की तरफ निकल पड़ता है और गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाता है। अंदर जाने से पहले वे सभी अपने अपने उपकरण तैयार करते हैं। इसके बाद सभी सावधानी से गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। वे संकरी सुरंगों से होते हुए आगे बढ़ते हैं, उसी रास्ते पर जहां ओलिविया के दादा ने अपनी आखिरी रिकॉर्डिंग की थी। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन फिर भी वे हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते रहते हैं। उसी समय गुफा की दीवारों पर रूबेन और नेली को एक अजीब सा चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है। पहले तो वे उसे सिर्फ किसी गंदगी या फंगस जैसा समझते हैं, लेकिन जब वे उसे ध्यान से देखते हैं तो उन्हें कुछ अलग सा महसूस होता है। रूबेन तुरंत अपना छोटा पोर्टेबल माइक्रोस्कोप निकालता है और उस सैंपल को करीब से जांचता है। जैसे ही वो उसे देखता है वो चौंक जाता है, क्योंकि वो कोई साधारण पदार्थ नहीं बल्कि सच में एक जिंदा जीव होता है जो हल्की हल्की हरकत कर रहा होता है। फिर वो उस सैंपल को अपने बैग में रख लेता है। इसके बाद पूरा ग्रुप फिर से आगे बढ़ना शुरू करता है और गुफा के अंदर और गहराई में जाने लगता है। लेकिन तभी एशली अचानक रुक जाती है, क्योंकि वो इस खौफनाक जगह को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहती थी। बाकी लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं होता, इसलिए वे बिना रुके आगे बढ़ते जाते हैं। अब जैसे ही एशली रिकॉर्डिंग शुरू करती है, उसे अचानक ऊपर से कुछ गिरने जैसी आवाज सुनाई देती है, मानो पत्थर या मलबा नीचे गिर रहा हो। वो घबराकर ऊपर देखती है और उसी पल उसका शरीर डर से जाम हो जाता है। इससे पहले कि वो भाग पाती, एक टेंटिकल वाला खतरनाक जीव उस पर हमला कर देता है और उसे घसीटते हुए गुफा की गहराई में ले जाता है। उधर बाकी ग्रुप को इस सब का कोई अंदाजा नहीं होता। वे थोड़ी देर रुककर आगे का रास्ता देखते हैं और पाते हैं कि गुफा दो अलग अलग दिशाओं में बंट रही है। कंफ्यूजन से बचने और समय बचाने के लिए वे दो हिस्सों में बंटने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ने लगते हैं, उन्हें एहसास होता है कि एशली उनके साथ नहीं है। ये देखकर माहौल अचानक गंभीर हो जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद निक फैसला करता है कि वो वापस जाकर उसे ढूंढेगा। निक पीछे लौट जाता है, जबकि बाकी लोग अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे वे गुफा के अंदर गहराई में जाते हैं, चिपचिपा पदार्थ अब पहले से भी ज्यादा दिखाई देने लगता है, जो दीवारों और जमीन पर फैला होता है। तब अचानक उन्हें किसी के सिर से उखड़ा हुआ बालों का गुच्छा मिलता है। ये देखकर सभी एक पल के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि ये साफ इशारा होता है कि यहाँ कुछ बहुत ही खतरनाक हो चुका है। उधर निक वापस उसी जगह पहुंचता है जहां वे पहले रुके थे, लेकिन वहां एशली कहीं नजर नहीं आती। वो ध्यान से आसपास देखता है, तभी उसकी नजर दीवारों पर पड़े खून के निशानों पर पड़ती है, जो उस चिपचिपे पदार्थ के साथ मिले हुए होते हैं। ये देखकर उसका डर और बढ़ जाता है। तभी उसे जमीन पर एशली का फोन मिलता है, जिससे उसकी बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एक पल के लिए वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि शायद ये सब कोई मजाक हो, लेकिन तभी उसे पास की चट्टानों के पीछे से हल्की सी आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो उस दिशा में देखता है, अचानक वही खतरनाक जीव उस पर हमला कर देता है। इस बार वो जीव पहले से भी ज्यादा डरावना दिख रहा होता है, क्योंकि अब उसने इंसान के सिर जैसा रूप ले लिया होता है और अपने टेंटिकल्स को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा होता है। उधर दूसरी तरफ रूबेन और नेली भी गुफा में आगे बढ़ रहे होते हैं। उन्हें भी कुछ ताजे जैविक निशान मिलते हैं, जिससे वे घबरा जाते हैं, क्योंकि वहां पहले से ही इंसानी हड्डियां बिखरी हुई होती हैं। तभी अचानक पूरी गुफा जोर से हिलने लगती है। उसी समय नेली के पीछे एक बड़ा नुकीला टेंटेकल निकलता है, जो कुछ पल के लिए उसके साथ शांत व्यवहार करता है। नेली उस अजीब चीज से प्रभावित हो जाती है और जिज्ञासा में उसे छूने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो करीब जाती है, ऊपर की चट्टानों से कई टेंटिकल्स बाहर निकल आते हैं और उसे पकड़कर खींच लेते हैं और कुछ ही सेकंड में वो भी मारी जाती है। ये सब देखकर रूबेन डर के मारे भागने लगता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसने अभी क्या देखा, लेकिन उसका भागना भी उसे बचा नहीं पाता, क्योंकि अचानक गुफा की दूसरी सुरंगों से फिर वही टेंटिकल्स निकलते हैं और इस बार वे सीधे रूबेन पर हमला कर देते हैं। रूबेन छूटने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है और धीरे धीरे वो भी उस खतरनाक जीव का अगला शिकार बन जाता है। उधर बाकी लोग कुछ आवाज सुनते हैं और रुक जाते हैं। ध्यान से सुनने पर उन्हें समझ आता है कि ये मदद के लिए पुकार है, इसलिए वे तुरंत उस दिशा में भागते हैं और दूसरी सुरंग में जाकर आगे बढ़ते हैं।
वहां उन्हें रूबेन मिलता है जो बुरी तरह घायल होता है, लेकिन किसी तरह बचकर निकल आया होता है। जब वे आसपास देखते हैं तो उन्हें ऊपर अजीब से ऑर्गेनिक कैप्सूल दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि ये उस मुख्य जीव के बच्चे हैं जो अभी विकसित हो रहे हैं। डर और बेचैनी के बीच वे सभी वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। चलते चलते वे एक बड़ी जगह पर पहुंचते हैं जो उस मुख्य जीव का ठिकाना लगता है। वो जगह एक घोंसले जैसी होती है जो पूरी तरह से जैविक चीजों से बना होता है, जैसे इंसानों और जानवरों के पुराने शव जिन्हें उस जीव ने शिकार बनाया था। अब तक ईथन को भी यकीन हो जाता है कि सच में यहाँ कोई भयानक राक्षस मौजूद है। वो तुरंत अपने कैमरे से वहां की तस्वीरें लेने लगता है ताकि ये सबूत के तौर पर दुनिया के सामने दिखाया जा सके। लेकिन अचानक वो भयानक जीव फिर से उनके सामने आ जाता है और उनके ऊपर रेंगते हुए गुजरने लगता है। लेकिन इस बार एक अजीब बात सामने आती है कि उसे उनकी टॉर्च की रोशनी से डर लग रहा होता है। ये देखकर ओलिविया तुरंत समझ जाती है और सबको कहती है कि अगर वो जीव फिर दिखे तो उसकी तरफ तेज रोशनी डालें ताकि उसे दूर भगाया जा सके। इसके बाद वे सभी दूसरी दिशा में आगे बढ़ते हैं और गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। लेकिन चलते चलते उन्हें एशली के पैर का एक हिस्सा मिलता है। ये देखकर सभी बुरी तरह डर जाते हैं और जल्दी जल्दी वहां से आगे बढ़ते हैं। अब किस्मत से उन्हें आगे एक बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। वे मुश्किल से चढ़ाई करते हुए गुफा से बाहर निकलते हैं। गुफा से बाहर निकलने के बाद उन्हें एहसास होता है कि रात होने वाली है, इसलिए ईथन जल्दी से आगे बढ़ता है और बाहर छोड़ा हुआ सामान लेने जाता है, जबकि बाकी लोग घायल रूबेन के साथ रहते हैं। सामान देने के बाद ईथन नेटवर्क सिग्नल ढूंढने के लिए दौड़ता है ताकि मदद के लिए कॉल कर सके। जैसे ही उसे सिग्नल मिलता है वो प्रोफेसर हैरिसन को फोन करता है और जल्दी जल्दी बताता है कि वे सही थे। वे गुफाएं कोई सामान्य जगह नहीं है, बल्कि एक खतरनाक जीव का विशाल घोंसला है। ये सुनकर हैरिसन उससे सबूत मांगता है ताकि वो पुलिस को दिखाकर तुरंत उनकी मदद करने वहां आ जाए। ईथन उसे तस्वीरें भेज देता है और फिर अपने दोस्तों के टेंट की तरफ वापस लौटता है। टेंट के अंदर ओलिविया अभी भी ये सोच रही होती है कि क्या उसे वापस गुफा में जाना चाहिए ताकि अपनी माँ के बारे में कुछ पता लगा सके, लेकिन एनाबेल उसे समझाती है कि अब उसकी माँ नहीं रही। तभी अचानक ओलिविया कहती है कि टेंट के बाहर कुछ हिल रहा है। बाकी लोग सोचते हैं कि शायद वो ईथन होगा, लेकिन असल में वो उस बड़े बोन गार्डियन का एक टेंटिकल होता है। कुछ पल सब शांत लगता है, लेकिन अचानक एक तेज आवाज के साथ वो जीव टेंट पर हमला कर देता है और रूबेन को पकड़कर घसीट ले जाता है। ये देखकर बाकी लोग घबरा जाते हैं और जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तभी एनाबेल एक पेड़ के पास फंस जाती है, लेकिन ठीक उसी समय ईथन वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि अचानक वो जीव फिर हमला करता है और इस बार ईथन को पकड़कर गुफा के अंदर खींच ले जाता है। बाकी लोग भागते रहते हैं, लेकिन आगे जाकर उन्हें बड़े बड़े टेंटिकल्स पेड़ों से लिपटे हुए नजर आते हैं। वे लोग इससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोटे टेंटिकल्स एनाबेल को भी पकड़ लेते हैं और उसे भी गुफा के अंदर खींच ले जाते हैं। ये सब देखकर ओलिविया हिम्मत जुटाती है और अपनी दोस्त को बचाने के लिए खुद गुफा के अंदर वापस जाने का फैसला करती है। उधर गुफा के अंदर ईथन उस खतरनाक जीव के सामने होता है और वो जीव बिना किसी देरी के उसे खा जाता है। इसी दौरान प्रोफेसर हैरिसन सैनिकों की एक टीम के साथ वहां पहुंचता है। वे सभी गुफा के अंदर अलग अलग जगहों पर एक्सप्लोसिव्स लगाने लगते हैं। गुफा के अंदर ओलिविया टॉर्च की रोशनी का इस्तेमाल करके उस जीव को दूर रखती है और आगे बढ़ती जाती है। आखिर में वो उस जगह पहुंचती है जहां उस जीव का बड़ा घोंसला होता है। वहां चारों तरफ इंसानों और जानवरों के बचे हुए अवशेष होते हैं। इसी बीच उसे अपनी माँ का नेकलेस मिलता है, जिसे देखकर वो टूट जाती है और रोने लगती है, क्योंकि अब उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि उसकी माँ सच में इस दुनिया में नहीं रही। वो अभी इस सच्चाई को संभाल भी नहीं पाती कि तभी अचानक फिर से गुफा में हलचल होती है और अगले ही पल उस खतरनाक जीव के टेंटिकल्स तेजी से उसकी ओर बढ़ते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। वे उसे कसकर जकड़ लेते हैं और घसीटते हुए अपने मुख्य शरीर की तरफ ले जाने लगते हैं। ओलिविया छूटने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पकड़ से निकल पाना लगभग नामुमकिन होता है। अब वो जीव उसे ध्यान से देखने लगता है, जैसे अपने अगले शिकार को परख रहा हो, और धीरे धीरे उसे और कसकर जकड़ लेता है, मानो अब उसका अंत करीब हो। लेकिन तभी अचानक गुफा में गोलियों की आवाज गूंज उठती है, यानी सैनिकों की एक टीम वहां पहुंच जाती है और बिना देर किए उस जीव पर फायरिंग शुरू कर देती है। गोलियों की बौछार से उस जीव के टेंटिकल्स तड़पने लगते हैं और उसका कुछ हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस अचानक हमले का फायदा उठाकर ओलिविया खुद को छुड़ा लेती है और पीछे हट जाती है, लेकिन वो जीव पूरी तरह खत्म नहीं होता और अपने मुख्य शरीर को बचाते हुए वो तेजी से गुफा की गहराई में भाग निकलता है। इसके बाद बचाव अभियान पूरा होता है और जो भी लोग जिंदा होते हैं उन्हें बाहर निकाल लिया जाता है। फिर सैनिक उस जगह को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे पूरी गुफा का बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है। अगले दृश्य में हैरिसन रक्षा मंत्री से बात करता है और एक नई सेना टीम भेजने की मांग करता है ताकि उस जीव को पूरी तरह खत्म किया जा सके। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसी ही मजेदार और अनोखी मूवी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।